बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में होने वाले इवेंट्स इस वक्त आलमी मीडिया और सियासत का मरकज़ निगाह बने हुए हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तालिबान ने अफगानिस्तान में काबुल और पूरे मुल्क में कंट्रोल हासिल कर लिया है और साथ में उन्होंने जंग बंदी का भी ऐलान कर दिया है। कल हमने वो सीन्स देखे जब अफगान तालिबान लगभग 20 साल बाद दोबारा काबुल में एंटर हुए और उन्होंने बगैर किसी मुज़ाहमत के वहाँ का कंट्रोल संभाल लिया। सदारती महल में वहाँ पर उनके नुमाइंदगान की तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया में आई और मुल्क से फरार सदर डॉक्टर अशरफ गनी, जिनका सोशल मीडिया पे अब ये बयान सामने आया, ये नहीं पता चल रहा कि वो ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, ओमान में है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसलिए चले गए मुल्क छोड़कर बगैर अपने साथियों को बताए क्योंकि वो खून नहीं बहाना चाहते थे। बारकैफ उन पर कड़ी तनकीद हो रही है। उन्हीं के फॉर्मर कोलीग्स हामिद करजई साहब, उन्हीं के इंटीरियर मिनिस्टर ने तनकीद की कि उन पे बल्कि गैर पार्लिमानी वर्ड है लेकिन लानते तक भेज रहे हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया, जहाँ जंगबंदी का ऐलान किया कि वो दुनिया के साथ मिलकर चलेंगे। आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या सूरत अख्तियार करती है बारकैफ। आज पाकिस्तान में बहुत आम एक्टिविटी हुई और पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का बड़ा अहम और तवील इजलास हुआ, जिसका एलामिया भी सामने आया और पाकिस्तान ने कहा कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही, जो साबिक सदर डॉक्टर अशरफ गनी को वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि तमाम जो ग्रोह हैं वो इकट्ठे होकर हुकूमत करें अफगानिस्तान में ताकि तमाम लोगों की नुमाइंदा हुकूमत हो। और अब यही बात आज भी दोहराई गई है कौमी सलामती कमेटी के प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान इस बात का ख्वाहां है कि जितने भी फरीकैन हैं वो सियासी तस्वीर से आगे बढ़ें। आपके इल्म में है कि साबिक शुमाली इत्तेहाद के नुमाइंदा वफ़द पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनका मुज़ाकराती अमल भी जारी है। फिर आज एक बहुत अहम ब्रीफिंग भी हुई थी और वो वज़ीर-ए-आज़म के कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी साहब थे, जो नुमाइंदा खसूसी हैं एम्बेसडर सादिक साहब, और जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर हैं मंसूर अहमद खान साहब, उन्होंने सहाफ़ियों से नशिस्त की। मैं भी उसमें मौजूद था और बताया गया कि पाकिस्तान की क्या काविशें हैं और दोहा में जो प्रोसेस थी, टॉक्स थी, उसमें पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ दिया, किस तरह पाकिस्तान रीजनल ममालिक को साथ लेकर चलना चाह रहा है ताकि जो माजी में पोलिटिकल आइसोलेशन का शिकार रही अफगान गवर्नमेंट, इस दफ़ा चूँकि उनका तर्ज अमल भी मुख्तलिफ है तो उनके हवाले से ये भी एक खबर है कि चाइना ने भी कहा है कि वो उनके साथ बातचीत करने, और रूस ने अपना सफारती अमला नहीं निकाला। बारकैफ इस पे तमाम पे गुफ्तगू करेंगे। आज के शो में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास हुआ, हमें ज्वाइन किया एक्सक्लूसिवली अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब ने, जो इस हवाले से ज़बरदस्त मौक़िफ़ पेश करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, इट्स अ लॉन्ग डे, आई नो, हेक्टिक डे। सबसे पहले चाहूँगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वो किस किस्म की खिदमत सर अंजाम दे रहा है, क्योंकि ये बात सामने आई कि चाहे वो गैर मुल्की सहाफ़ी हों, अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी हों, NGOs इंटरनेशनल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, पाकिस्तान इनके इनखला में सहूलतकारी फराम कर रहा है, कुछ इसकी तफसीलात बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बिल्कुल, जब से ये काबुल में गुज़िश्ता 48 घंटे से तकरीबन जब ये सूरत हाल अबतर होना शुरू हुई, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई और तालिबान ने मुख्तलिफ़ डायरेक्शन से तक काबुल की तरफ दाखिल होने की तरफ मार्च शुरू किया, तो उस वक्त से चूँकि लोगों में बेचैनी पाई जा रही थी, लोगों को ये मालूम नहीं था कि किस किस्म का टेक ओवर होगा, क्या सीन्स होंगे, वायलेंस ना कहीं हो, और लोग खाइफ थे जनरली उस सिचुएशन से। और इस सिचुएशन में लोगों का नेचुरली रिएक्शन ये था कि अगर अफ़गानिस्तान से खा आर्जी तौर पर टेम्परेरीली या किसी तरह से भी अगर निकलने का कोई सामान हो सके तो वो इस तलाश में थे। और पाकिस्तान एम्बेसी ने इस मौके पे हमने अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो वहाँ पे काम कर रहे हैं या उनकी फैमिलीज़ रह रही थी उनके लिए, या जो अफ़गान हमें अप्रोच करते रहे मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए वो काम कर रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रही हैं, या फिर मीडिया के जो इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं, AFP है, रॉयटर्स है, इन CNN है, इनके लोगों ने भी हमें अप्रोच किया कि अगर हम अपने अफ़गान स्टाफ और इनकी फैमिलीज़ को रीलोकेट कर दें पाकिस्तान में कुछ अरसे के लिए, या हालात को देखें कि फिर कब इनकी वापसी हो सके, तो उस पर हुकूमत ने बहुत ही खुले दिल से हमें ये हिदायत दी
कि इन सब को हम के लिए हम एक सपोर्टिव फैसिलिटेटिव अरेंजमेंट करें। ठीक। और हमने हमारी एम्बेसी के जो वहाँ अफसरान हैं अभी तक और जो ऑफिशल्स हैं, उन्होंने दिन रात एक करके वहाँ पे वो ये काम जारी है, वो उन लोगों को वीज़ाज़ भी इशू कर रहे हैं जो इस वक्त वीज़ा इश्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल वीज़ाज़ बड़ी तादाद में इशू हो रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि किसी को ये शिकायत पैदा ना हो कि इस मौके पे पाकिस्तान ने उनके साथ ताउन नहीं किया। ठीक। और मैं ये आपको ये बड़े फ़ख्र से बात बता सकता हूँ कि काबुल में कोई और दूसरी एम्बेसी ये हमारे मुकाबले में इतने वीज़े या इतनी सहूलतकारी नहीं कर रही है जितनी पाकिस्तान एम्बेसी काबुल कुछ में स्पेशल की है। फ्लाइट्स भी आप चला रहे हैं? स्पेशल फ़्लाइट्स हमने पीआईए की स्पेशल फ़्लाइट्स भी चलाई हैं और जारी हैं। वो आज जो फ़्लाइट्स जानी थी, 3 फ़्लाइट्स थी आज, लेकिन वो मनसूख करना पड़ गई क्योंकि आपके इल्म में होगा कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकन्स की जो फ़्लाइट्स की जो सूरत-ए-हाल बनी, मैं चाहूँगा उसकी विजुअल्स भी दिखाया जाए, उसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं। उसमें कुछ बदकिस्मती हाँ, से very कुछ unfortunate। हलाकतें हुई हैं। हमारे जहाज़ पे चढ़ रहे थे, गिर गए अफ़गान अफ़गान बाशिंदे। भाइयों की ज़िंदगियों का नुकसान हुआ है जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। तो इस सूरत हाल की वजह से एयरपोर्ट पे जो सिविलियन फ़्लाइट्स हैं या वो जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं मनसूख वो हो गई। सस्पेंड कर दी गई हैं। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है 2 दिन या 3 दिन जब भी वो खुलती हैं तो ये ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम होगा। लेकिन अगर इस ऑपरेशन की रिजम्पशन में दोबारा बहाल होने में देर लगती है तो फिर हमारा इरादा है कि हम चूँकि रोड भी पे भी एक अरेंजमेंट किया जा सकता है तोरखम तक आने का, और तोरखम के बाद हमारी अथॉरिटीज़ उनको लेके और अब थोड़ा सा ये मुझे बताएगा हमारे व्यूअर्स को भी कि थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो साबका, अब तो साबका ही हुकूमत है ना, उसका स्टेटस जी जी उनके साथ भी ज़रा बात है, आप तो वहाँ मौजूद थे, काबुल में जी, आपका जी, इंटरेक्शन होता जी, था। जी। आज भी कौमी सलामती कमेटी से जो एलामिया सामने आया है कि पाकिस्तान की तो ये कोशिश है कि सियासी तस्फिया हो, फ़ौजी हल नहीं है अफगानिस्तान का, और ये तो उनका माजी भी बताता है। और तमाम ग्रोहों के साथ जो है पाकिस्तान जो है वो इंगेज भी कर रहा है। हमने देखा डॉक्टर अशरफ गनी ने तो ज़्यादातर उनका रोल स्पॉयलर ही करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप क्या, अब आपकी राय है कि देखिए अब जो कोशिश हो रही है इसको कोई नताइज निकलेंगे? देखिए 2 साल, लगभग 2 साल से आज से 2 साल कबल जब इस सियासी मुफाहमत के अमल का आगाज़ किया गया तो इसमें उस वक्त से पाकिस्तान इस बात को भरपूर तरीके से ज़ोर देता आया है कि अफ़गान साइड्स को मिलकर इस मसले के सियासी हल की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें इल्म था कि यूएस और तालिबान का एग्रीमेंट होने जा रहा है, नेगोशिएशन चल रही हैं, और जब ये हो जाएगा तो प्रेशर आएगा कि अफ़गान साइड्स भी एक मुआहदे पर आएँ, ताकि जब यूएस और नेटो की फोर्सेस निकलें तो उस वक्त तक एक सियासी मुफाहमत के अमल में एक खातिर खा प्रोग्रेस हो चुकी हो। इस बात पे अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की हुकूमत ने भी ध्यान नहीं दिया, और जो हम चाह रहे थे, जो और भी ममालिक चाह रहे थे, ट्रॉयका के एक्सटेंडेड ट्रॉयका के जो ममालिक हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान, इन तमाम का ये बहुत ज़ोर देना था इस चीज़ पर कि किसी तरह से सियासी मुफाहमत में पेशरफ्त की जाए, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह थी यूएस तालिबान एग्रीमेंट से कि 1 मई तक इनखला होना है। उसमें अगर थोड़ी सी तोसी भी कर दी जाती, या थोड़ी सी तोसी हुई भी, उन्होंने 31 अगस्त तक की, लेकिन ये तो तय था कि यूएस की फोर्सेस और नेटो की फोर्सेस जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में कि उसमें जो प्रोग्रेस नहीं हुई उसका नुकसान हुआ। और लेकिन अब चूंकि टेक ओवर जो है तालिबान का, जो दाखिला है काबुल में और अफ़गानिस्तान में, वो ये खुशकिस्मती है कि वो बहुत खूनरेज़ी के साथ नहीं हुआ। तो इसलिए एक मौका ऐसा देखा जा रहा है कि जब ये जज्बा दिखाई देता है कि अफ़गान तालिबान भी ये इस बात का बरमला इज़हार कर रहे हैं कि वो सियासी मुफाहमत चाहते हैं, दूसरे अफ़गान लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर, बहुत सारे लीडर्स आज यहाँ मौजूद हैं, उनकी आज मीटिंग्स हुई हैं, वज़ीर ख़ारजा से भी मीटिंग हुई हैं, वो भी इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि अब इस 40 साल से ज़्यादा तो ये प्रोसेस कैसे चलेगा? बैरिस्टर साहब तो ये बताएगा, क्योंकि आपने बात की कि साबिक जो शुमाली इत्तेहाद है वो मौजूद है, हमने उसकी फुटेज भी दिखाई। अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया, मुल्ला गनी ब्रादर का भी आया है कि जी सियासी तस्फिया होना चाहिए, हमें माजी से सबक सीखना चाहिए, गरूर नहीं, हमें तकब्बर नहीं आना चाहिए। मैं देख रहा था उनका ये प्रोसेस अब आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि एक 3 रुकनी कमेटी तो बनी है, लेकिन उनको तो अफ़गान तालिबान ने अक्सर मुस्तरद कर दिया है, हामिद करज़ई साहब, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत। देखें, जो अभी तक जो सियासी मुफाहमत का अमल, पीस प्रोसेस जो चला है, उसका मरकज़ था दोहा में। दोहा पे तालिबान का ऑफिस था, तालिबान पॉलिटिकल कमीशन मुक़ीम था, और दोहा में ही अफ़गान रिपब्लिक ने भी अपनी टीम को बेस किया, और उन्होंने जो भी प्रोग्रेस की नेगोशिएशंस में, तो दोहा अभी तक इन मुज़ाकरात का मरकज़ है, और अभी भी तालिबान की काफ़ी तादाद और अफ़गान रिपब्लिक के जो नेगोशिएटर्स हैं उनकी तादाद वहाँ मौजूद है। लेकिन अब
काबुल में हालात चेंज, ज़मीनी हालात चेंज होने की वजह से मेरा ख्याल है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो थिएटर ऑफ एक्टिविटी है वो काबुल की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि नेचुरली अब तालिबान भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, काबुल में मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान के दीगर पॉलिटिकल लीडर्स भी काबुल में मौजूद हैं, चाहे वो ख्वाह हामिद कारज़ई साहब हों, डॉक्टर अब्दुल्ला हों, या वो जो लीडर यहाँ पे विज़िट पे आए हुए हैं वो भी काबुल से आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि काबुल के अंदर भी इस प्रोसेस को, पॉलिटिकल प्रोसेस को, डिप्लोमेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है, पाकिस्तान इससे इफेक्ट हुआ है, मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है। हमने 70,000 से ज़्यादा जाने हमारी इंसदाद दहशतगर्दी में गई, हमारे 150 अरब डॉलर लगे। स्केप गोटिंग होगी, जिसे कहते हैं ना फॉल गाय, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में क्रिटिसिज्म आ रहा है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि मौजूदा अमेरिकी सदर मुस्ताफ़ी हो जाएं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर नज़ला गिराने की कोशिश की जाए, पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? अगर अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आई चीज़, लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। देखें, पाकिस्तान ने इस दफ़ा बहुत ही वाज़े और बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक पोजीशन ली है, जो आपने भी बात कही कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का सबसे करीबी हमसाया है। हमारा 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, किसी और मुल्क का अफ़गानिस्तान के साथ इतने तवील बॉर्डर नहीं है। किसी और मुल्क की, किसी और हमसाया मुल्क की अफ़गानिस्तान के साथ उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं है जहाँ डेली बेसिस पे हज़ारों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हों, फैमिलीज़ एक जैसी हैं, मज़हब एक है, सकाफ़त एक है। तो मेरा ख्याल है जो हमारी ये कनेक्टिविटी है, जो हमारी ये मुमासलत है एक दूसरे से, हमारे जो बॉन्ड्स हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। और हमने इस मौके पर ये ज़ोर दिया है कि अगर यहाँ अफ़गानिस्तान में एक सियासी मुफ़ाहमत होती है, सियासी मुफ़ाहमत से एक तमाम तबक़ात को मिलाकर एक निज़ाम बनता है और हुकूमत बनती है, तो उससे जो चैलेंजेस थे पहले टेररिज्म के, रेफ्यूजीज़ के और अमन व अमान के, वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनटू कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीपेक की कनेक्टिविटी हो सकती है। अमेरिका ख़ुद भी यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, सेंट्रल एशिया से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को ज्वाइन करने में। तो मेरा ख्याल है मैं इस चीज़ को एक बहुत अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता हूँ, और हमें उम्मीद है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में, इस मौके पे बुनियादी किरदार अफ़गान ग्रुप्स या अफ़गान धड़े या अफ़गान पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल नज़र आती है, लेकिन पॉलिटिकल विल की डेमोस्ट्रेशन असल होगी जब वो किसी एक ऐसे अरेंजमेंट पे कंसेंसस पैदा करेंगे, एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट पे यकजा होंगे। तो मेरा ख्याल है उस तरफ कोशिशों की ज़रूरत है, अफ़गान साइड्स को भी, और पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, रशिया है, हम जो ममालिक हैं हम सपोर्ट कर सकते हैं। ईरान का एक हमसाये के तौर पर बहुत अहम रोल है। 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आए, ताकि मनफी रुझानात की बजाय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जा सके। मुहाजिरीन का इशू लास्ट टाइम आया हमारे पाकिस्तान में, अभी भी डॉक्यूमेंटेड तो 16-17 लाख के करीब मुहाजिरीन है, अनडॉक्यूमेंटेड 30 लाख से ज़ायद हैं। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है? एयरपोर्ट्स के विजुअल्स तो हमने देखे, पैनिक, आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं, आपकी क्या केबल्स मिल रही हैं? पैनिक है, लोग जाना चाह रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई मुहाजिरीन का इन्फ्लक्स पाकिस्तान तो नहीं आ जाएगा? बॉर्डर्स पे क्या हमारी सिचुएशन है? देखिए, जनरली जो है बहुत हाई लेवल का पैनिक नहीं है। अच्छा। हाँ, अलबत्ता आपको ये सीन्स ज़रूर नज़र आते हैं जो एयरपोर्ट हुआ, बदकिस्मती से ये अवॉइडेबल था, इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता था, या कुछ जगहों पे और भी जो लोग होंगे जो खाइफ होंगे तालिबान के आने से, तो उस किस्म की सिचुएशन तो है। लेकिन हमें कोई इंडिकेशन अभी तक ऐसी नज़र नहीं आई कि मैसिव मूवमेंट हो लोगों की पाकिस्तान की तरफ। उसमें एक और, मैं आपको, गवर्नमेंट के ने एक ऐसा कदम उठाया था आज से 1 साल पहले तकरीबन, कि गवर्नमेंट ने वीज़ा पॉलिसी को लिबरलाइज़ कर दिया था। ठीक है। हम अफ़गान्स को मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ इशू करते हैं। हमने गुज़िश्ता 1 साल में कोई 70-75 हज़ार वीज़ा पर मंथ के हिसाब से वीज़ाज़ इशू किए हैं अफ़गानिस्तान से। तो उससे लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि उनके पास पाकिस्तान आने जाने का ज़रिया या वीज़ा मौजूद है, और उनको किसी किस्म की हिजरत की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा, इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, हम पाकिस्तान जब चाहे जा सकते हैं, मल्टीपल एंट्री वीज़ा मौजूद है। तो मेरा ख्याल इस किस्म के इक़दामात हमारे आइंदा जो जियो इकनॉमिक एजेंडा को आगे ले जाने में भी मदद देंगे। मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के
बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, सकाफ़ती हैं, कल्चरल हैं, लिंग्विस्टिक ताल्लुकात हैं, एथनिक ताल्लुकात भी हैं, ज़ाहिर बात है कबाइल इधर भी रहते हैं, उस साइड पे भी रहते हैं। अफ़गान तालिबान के आने से सूरत हाल आपको किस तरह नज़र आती है? साबका हुकूमत के साथ भी पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स थे, हमदुल्ला जैसे, अमर सौले जैसे, जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते थे। अब आपको उसमें कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? देखिए, तब्दीली में मतलब जो मेरे ऑप्टिमिज़म की वजह ये है कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़्यादा है, 40 से भी तकरीबन 40-45 साल से अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हुकूमत के लिए या पावर के लिए आपस में लड़ रहे थे। खा वो सोवियत यूनियन की स्पॉन्सर्ड हुकूमत हो या बाद में अफ़गान मुजाहिदीन के आपस में सिविल वॉर हो, या तालिबान जब हुकूमत में आ गए तो तालिबान के ख़िलाफ़ नॉर्दर्न अलायंस निबरद आज़मा था, और फिर जब अमेरिका भी आ गया तो तालिबान जो थे वो यहाँ पे जो हुकूमतें इस्टेब्लिश हुई उनसे एक जंग में थे की हालत में थे। ये पहली दफ़ा है कि तमाम अफ़गान ग्रुप्स बशमूल तालिबान और फॉर्मर मुजाहिदीन एक टेबल पर मौजूद हैं और तस्फ़िये की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल करना चाहते हैं। तमाम ये कह रहे हैं कि हम इस मसले का हल फ़ौजी नहीं है, सियासी हल की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी खुश आइंद बात है, और ये चीज़ लीड करेगी एक सियासी मुफाहमत के फार्मूले को इंशाअल्लाह, और उस सियासी मुफाहमत से जब एक हुकूमत कायम होगी तो ये चैलेंजेस जो हमें फेस हुए, एक मनफी बयानिए का वो नहीं या वहाँ पे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स टीटीपी या ईटीआईएम या दूसरे रीजनल ग्रुप्स जो वहाँ पे उन्हें पनाहगाहें मिली, उनको पनाहगाहें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हुकूमत का बेहतर कंट्रोल होगा अपने टेरिटरी बेहतर कंट्रोल। और आप समझते हैं कि पाकिस्तान का ज़ाहिर बात है इंसानी हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक मुस्तरद मौक़िफ़ है कि उनको इंश्योर किया जाए? ज़ाहिर बात है अभी चल भी रहा है वीडियो पैगाम भी, और वो कह रहे हैं कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो है वो गवर्न किया जाएगा। अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे मौलवी ज़िया साहब का चल रहा है, पीटीवी वीडियो प्रोग्राम, उन्होंने दिया है पैगाम, किस हवाले से? पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट्स में ये रीइटरेट बारहा किया है कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट, इंसानी हकूक़ की रिस्पेक्ट, पासदारी बहुत ज़रूरी है। जो निज़ाम आए वो मुफाहमत के ज़रिए आना चाहिए, और अफ़गानिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए, अफ़गानिस्तान के अवाम की इंडोर्समेंट होनी चाहिए उस निज़ाम को। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख़्याल अगर इस सियासी मुफाहमत के अमल के अंदर पूरी कर दी जाएँ तो ये एक देरपा हल होगा अफ़गानिस्तान के मसले का। और मैं ये समझता हूँ कि मैं अफ़गानिस्तान में काफ़ी रहा हूँ, इससे पहले भी पोस्टेड रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर अवाम ने बहुत सफ़र किया है, और वो चाहते हैं कि इस जंग का ख़ात्मा हो। और फिर इसके साथ ही अफ़गानिस्तान के साथ जो दूसरा बड़ा मुल्क जिसने सफ़र किया है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं कि इस जंग का ख़ात्मा हो। और ये जो एम्बेसडर साहब जो एक NDS और रॉ का नेक्सस था, अब वो भी, और वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल भी हो रहा था। देखिए, हमने बारहा गुज़िश्ता हुकूमत को इस बारे में आगाह किया, हमने बड़ी पावर्स को, मेजर पावर्स को, यूनाइटेड स्टेट्स को भी इस बारे में आगाह किया, यूनाइटेड नेशंस को भी डोज़ियर पेश किए कि ये जो एक्टिविटी अफ़गानिस्तान के अंदर जो पनाहगाहें हैं या अनगवर्नड स्पेसेस मौजूद हैं, इनके अंदर दाइश है, आईसिस है, अल-कायदा है, ETIM है, TTP है, और कौन सा ग्रुप नहीं है। तो ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है, इसका कला-कमा करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जब एक मुस्तहकम निज़ाम आएगा, देखिए सबसे बुनियादी शर्त यह है कि मुस्तहकम निज़ाम आना बहुत ज़रूरी है, और वो आप समझते हैं इंक्लूसिव होगा तब, और वो इंक्लूसिव नहीं हो सकता। एक्सक्लूसिव में फिर मसले का देरपा हल नहीं होता। देरपा हल नहीं, तो ये इससे ये जो नेक्सस बना था पाकिस्तान के खिलाफ, एक इकट्ठ था, वो ख़त्म होगा होपफुली। देखिए ये जो पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उस हवाले से अगर हम हमारे जो PTV का प्रोग्राम देख रहे हैं, वहाँ फैमिलीज़ है, कितनी फैमिलीज़ हैं, वो कहाँ पर हैं, कुछ आपको उनसे राब्ते हुए? देखें, हमने तकरीबन 200 से ऊपर लोग हैं, 220 के करीब लोग, उनके आने का बंदोबस्त किया हुआ है इमीडिएटली एक फ़्लाइट में, पाकिस्तानी काबुल में। ये वो हैं जिन्होंने हमसे ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो तैयार हैं। उनमें से कुछ फैमिलीज़ को हमने एम्बेसी के प्रेमिसेस में रिहाइश भी दी हुई है, क्योंकि एम्बेसी के प्रेमिसेस बहुत बड़े हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रकबा है एम्बेसी का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह है, तो हमने उनको वहाँ रहने की जगह भी दी है। तो ये तो 200 से 20 के करीब लोग हैं फैमिलीज़ के, जो इनको हम लाएंगे जब फ़्लाइट चलती है। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अमूमी हालात में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया होता। ठीक है, बावजूद ये कि हम एम्बेसी की तरफ से बारहा ये एम्फेसाइज़ करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि एक क्राइसिस की हालत या एक
सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप जब होती है तो फिर वो भी वापस As आएंगे। an तो ambassador- मेरा ख्याल है इस नंबर में इजाफा होगा। इजाफा होगा। ये सूरत कब आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी? अभी तो ब्लो बाय ब्लो, मिनट बाय मिनट सूरत बदली। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और मुझे बता रहे थे एक नुमाइंदे कि शायद अमरीकी सदर का खिताब भी मुतवक्की है। अफगानिस्तान में हालात स्टेबिलिटी की तरफ जब हम सर्टेनिटी से कोई बात कर सकें, अभी उस पर कितने दिन लगेंगे? देखें अभी तो ये चूंकि गुज़िश्ता हम देख रहे हैं 24 या 48 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं, तो मेरा ख्याल है अब एक ट्रांजिशन की आएगी। जिस तरह आपने कहा कि वो उन्होंने एक 3 रुकनी काउंसिल का ऐलान किया, लेकिन तालिबान को उस पर इख्तलाफात हैं, तो वो मिलजुल के मुज़ाकरात अभी मेरी इत्तला के मुताबिक जारी हैं, मुज़ाकरात जारी हैं और ये कोशिश की जाएगी कि इस को स्मूथ और पीसफुल ट्रांजिशन की जाए। तालिबान लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड देयर मॉडस ऑपरेंडी? ये तो अब वक्त बताएगा। जो इब्तिदाई जो आपको नजर आ रहे हैं उनके बयानात या पोस्चरिंग, अब जैसे आप कह रहे हैं मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में जब उनसे बात होती रही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, अमेरिका, रूस, चीन के डेलीगेट्स के सामने, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि इस बात का इयादा किया कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, वो विमेन राइट्स और गर्ल्स के स्कूल जाने की इस्लामी तालीमात के मुताबिक इजाज़त देंगे और इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी की हिफाजत का भी बंदोबस्त करेंगे। तो मेरा ख्याल में अगर वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं तो ये तो जब वो अभी वो इक़्तिदार में नहीं है, अभी तो वो काबुल में दाखिल हो गए हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि तालिबान इक़्तिदार में हैं। तो अभी हमारा फोकस बेसिकली हमारा मीन्स की इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी फोकस ये है कि अफ़गान आपस में एक ट्रांजिशन को नेगोशिएट करें और आपस में ये ट्रांजिशन भी अफ़गान ने ही नेगोशिएट करनी है। साबका जब तालिबान हुकूमत थी तो पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब ने रिकग्नाइज किया था। इस दफ़ा हमारी पॉलिसी क्या है? मेरा ख्याल है ये तो अभी हमारे जो क़यादत है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन चीज़ों पे डेलिब्रेट करेगी। ये क़ब्ल वक्त सवाल है, इसलिए कि अभी जो फोकस है वो ट्रांजिशन के ऊपर है और कोशिश ये है कि ट्रांजिशन के दौरान भी इस किस्म की डायरेक्शन ना हालात पकड़ें, इस किस्म की सिमत में ना जाएं जिससे खून रेजी हो। तो अगर स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ स्टेप्स लिए जाते हैं तो ये बड़ी खुश आइंद चीज़ होगी और फिर आइंदा मुस्तकबिल में देर पास सियासी मुफाहमत की तरफ भी प्रोग्रेस होना मुमकिन होगा। और ये मैं बशर से ज़ाहिर बात है आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल इसके जहन में आता है क्योंकि जो पहली डिस्पेंसेशन थी उसमें तो हमने बड़ी कोशिश की कि ट्रस्ट डेवलप हो, ट्रस्ट डेफिसिट ही रहा। आप समझते जो भी डिस्पेंसेशन आती है या जो इस वक्त उनके कंट्रोल में अफगान तालिबान के ट्रस्ट डेफिसिट का मामला ख़त्म हो जाएगा जो पिछली डिस्पेंसेशन में रहा? हम हमेशा दौरे करते रहे, आप भी वहाँ मौजूद थे, ज़ाहिर बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, आर्मी चीफ के अच्छी मुलाकातें होती थी, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ऐसे बयानात आ जाते थे जो माहौल को सारा देखें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जितने करीबी ताल्लुकात हैं, इतने किसी और 2 ममालिक के करीबी ताल्लुकात दुनिया में कम ही हैं। उनके लिए ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा ख़तरा है उनके रिलेशंस के लिए और ये साबित हुआ गुज़िश्ता 20 साल की हुकूमतों में कि हम बावजूद बहुत सारी कोशिशों के, सीरियस कोशिशों के, संजीदा कोशिशों के बावजूद हम प्रोग्रेस नहीं कर सके, रेसिप्रोसिटी नहीं आई। तो हमारी उम्मीद है कि जो भी मुस्तकबिल की हुकूमत आएगी और जो सियासी मुफाहमत के ज़रिए आएगी जो कि इंक्लूसिविटी के ऊपर बेस्ड होगी, वो ट्रस्ट डेफिसिट को दोनों साइड से हल करने में मदद देगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। अपने हेक्टिक स्केड्यूल में से आपने प्रोग्राम निकाला है। दिस आवर यू आर सिटिंग विद अस इन आवर स्टूडियोज। वैसे आप कब जा रहे हैं वापस काबुल? जैसे ही ये फ्लाइट्स रिज्यूम होती हैं, पहली फ्लाइट पे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, कीप अप द गुड वर्क। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्त लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे, इसी इशू को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विद डिफरेंट सेट ऑफ गेस्ट। स्टे ट्यून एंड वॉच प्रोग्राम 10 तक। एक छोटा सा वक्त पर दोबारा लौट के आते हैं, कहीं मत जाइएगा। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं 10 तक और हम गुफ्तगू कर रहे हैं अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत के हवाले से। इस हाफ में हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज में एहसान टीपू महसूद ने, जो सहाफ़ी हैं और गैर मुल्की नशरियाती इदारे से मुंसलिक हैं। अफगानिस्तान और काबिल की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर उस पर गहरी नज़र है। मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी आपने लिखे हैं। एहसान, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें शौकत पराजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी ज़रा राय लेंगे। एहसान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, फुटेजेस आ रही हैं, अब तो काबुल अफगान तालिबान के कंट्रोल पे है। आज जो एयरपोर्ट पे हुआ, जिसमें हमने देखा कि अफगान बाशिंदे जो हैं वो जहाज़ से अनफॉर्चुनेटली नीचे गिरे और उनकी जान बाक हो गए। क्या इस वक्त सिचुएशन है? आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? अमन है? लोगों ने कैसा रिएक्ट किया जब कल ब्लडलेस कू एक तरह से हुआ और अफगान तालिबान बगैर किसी मुज़ाहमत के आराम से सदारती महल में भी पहुंच गए? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अब सुबह से जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया या लोकल मीडिया, अफगान मीडिया या सोशल मीडिया पे जो सबसे टॉप ट्रेंड आप कह लेंगे कि वो है काबुल एयरपोर्ट पे जो वहाँ पे सिचुएशन बनी है, कियोस सी, हज़ारों की तादाद में लोग वो जहाज़ों की तरफ भाग रहे हैं और वहाँ पे उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से वो जहाज़ में चढ़ जाए और यहाँ से निकल जाएँ। तो वो ये पूरे यानी सुबह से ये सिचुएशन वहाँ से डेवलप हो रही है। फिर उसके बाद यानी आफ्टरनून के आसपास वहाँ पे फिर कुछ फायरिंग भी, यानी वो हम लाइव वो देख रहे थे, वहाँ पे कवरेज हो रही थी कि फायरिंग की आवाज़ आना शुरू हो गई। तो पहले तो ये अज्यूम किया जा रहा था कि हो सकता है तालिबान की तरफ से लोगों को डिस्पर्स करने के लिए कोई अटैम्प्ट हो। अच्छा। लेकिन वो फिर यानी इनिशियल जो रिपोर्ट्स आई वो अमेरिकन ट्रूप्स की तरफ से, अफगान लोकल मीडिया जर्नलिस्ट जो हैं वो यानी क्लेम कर रहे थे कि अमेरिकन जो वहाँ पे मेरीन्स डिप्लॉयमेंट हुई है उनकी तरफ से फायरिंग हुई है। फिर अभी आते हुए वो अमेरिकन पेंटागन ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि 2 लोगों को अमेरिकन फोर्सेस ने मारा है और वो क्लेम करें कि वो आर्म्ड थे। अच्छा। और ये आर्म्ड की जो वो इस वक्त एज वी स्पीक जो एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी यूएस ट्रूप्स के पास है, यानी अच्छा। इस तरह, हाँ वो इस तरह आप उसको ये भी कह सकते हैं। अब कुछ इतलात आ रही हैं कि तालिबान के साथ उनकी कोई है, यानी बिहाइंड द चैनल कोई बात हुई है कि जब तक यहाँ पे पूरी उनकी डिप्लोमेटिक स्टाफ या जो फोर्सेस जितने भी रिमेनिंग उनकी स्टाफ है या वहाँ पे ऐसे इदारे इंटरनेशनल NGOs जहाँ पे US नेशनल्स काम कर रहे हैं कि और या वो मकामी अफगान जो हैं जो कि US यानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं कि जब तक वो हम ना निकालें तब तक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अमेरिकन के हाथ होगी। लेकिन उसके साथ टर्किश फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट है। ठीक। तो वो दोनों तरफ से ये अटैम्प्ट हो रही है और तालिबान इसलिए, यानी हम ये एज्यूम कर रहे थे कि तालिबान हो सकता है वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे ये जो एक कियोस सी मची हुई है उनमें से लोगों को डिस्पर्स करें, वहाँ लोगों को वहाँ से निकालें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि पूरे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वो अमेरिकन ने और बाकी जो नेटो फोर्सेस या टर्क्स हैं खासकर, तो उन्होंने अपने हाथों में ली हुई है, इसलिए तालिबान फिलहाल नहीं जा रहे। अब ये बताए लोगों की पल्स क्या है? क्या रिपोर्ट्स एमिनेट हो रही हैं काबुल से कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं 20 साल बाद अफगान तालिबान जब दोबारा से एक तरह से हुक्मरान बन गए? और वो ये भी बताएं, आप तो बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, अशरफ गनी साहब कहाँ हैं? फरार तो हो गए अफगानिस्तान से, सुना कोई पैसे पूसे भी लेके चले गए। कहाँ है? ताजिकिस्तान है, ओमान है, कहाँ पर हैं? कल जो खबरें आई तो पहले तो वो कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा था, लेकिन फिर खबरें आई कि नहीं वो निकल गए, अपने जो क्लोज एड्स हैं उनके साथ वो निकल गए। फिर ताजिकिस्तान की बात हुई कि वहाँ पे वो लैंड करना चाह रहे थे लेकिन ताजिक गवर्नमेंट ने उसको इजाज़त नहीं दी। अच्छा। और उसके बाद फिर इतला आई कि रॉयटर्स वगैरह ये न्यूज़ एजेंसीज जो हैं उन्होंने ये खबर दी कि वो ओमान चले गए हैं। अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तक कि वो ओमान में वहाँ पे है। और दूसरा स्टेटस क्या है उनका? स्टेटस अभी तक यानी उनकी तरफ से, हाँ फेसबुक पे उनकी एक पोस्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ब्लड शेड से काबुल को बचाना चाह रहा था क्योंकि तालिबान असले समेत मुझसे मिलना चाह रहे थे। वो जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसमें अंदर घुसना चाह रहे थे तो बगैर किसी मुज़ाहमत के घुस गए। हाँ तो वो प्रेसिडेंशियल पैलेस वो कह रहा था कि वहाँ पे मैं इस सिचुएशन से अब्दुल्ला साहब ने बहुत नुक्ताचीनी की और बिल्कुल अब्दुल्ला ने भी, अब्दुल्ला भी वहीं पे, अब्दुल्ला एक्स जो प्रेसिडेंट है हामिद करज़ई वो भी वहीं पे है, गुलबदीन हिकमत यार, बाकी भी लोग वहाँ पे है। तो और तालिबान की तरफ से अभी सुहेल शाहीन ये जो कतर के तर्जुमान, तो उनकी मैं वो सुन रहा था तो वो कह रहा था कि अगर अशरफ गनी भी हमारे सामने यानी वो रिक्वेस्ट करते या हमें कहते तो हम अशरफ गनी के साथ भी वही सलूक करते जो हामिद करज़ई के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हामिद करज़ई भी अभी तक यहाँ से निकला नहीं है। और बाकी जो आपने इन्वायरमेंट की बात की कि सिचुएशन वहाँ पे फ़िज़ा कैसी है,
तो खौफ रिपोर्ट्स है लोगों में, खुश खौफ- हैं, क्या सिचुएशन है? बड़ी यानी कन्फ्लिक्टिंग किस्म की एक सिचुएशन आप कह लें, या रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, यंगस्टर खास करके, वो बाहर स्ट्रीट्स में निकल रहे हैं और तालिबान के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, और इस तरह की एक सिचुएशन है वहाँ पे। और ख़वातीन के हवाले से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो घरों में महसूर है, वो घरों से नहीं निकली। और वहाँ पे अफगानिस्तान, आपको भी पता है कि बड़ी वाइब्रेंट मीडिया थी, यानी 40-50 के करीब वो चैनल्स थे। अच्छा, तो उनका जो फीमेल स्टाफ था वो भी आज ऑफिस में नहीं आया। यानी तालिबान ने फिलहाल कोई ऐसा डायरेक्टिव इशू नहीं किया कि उस पर कोई पाबंदी है, लेकिन उस खौफ की वजह से कि हो सकता है तालिबान कुछ कहें, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन वहाँ पे ओवरऑल ऐसी बनी हुई है। लेकिन स्कूल्स की वहाँ पे और हॉस्पिटल्स वो फंक्शनल है, यानी ज़्यादातर वो फंक्शनल है वहाँ पे। यानी आज वो स्कूल तालिबान ने तो जंगबंदी का ऐलान कर दिया तालिबान है ने कर दिया। और मैं इस बात ये नहीं कि हम यहाँ पे अब तालिबान एक फरीक है, और फरीक ये नहीं कि सिर्फ हम यहाँ पे वो स्टूडियो में उसको डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि उसको सबसे पहले लेजिटिमेसी दी यूएस ने, पूरे नेटो ने, फिर रीजनल जो कंट्रीज हैं, दोहा मुआहिदा हुआ दुआ इनका। मुआहिदा हुआ, तो वो अफगान गवर्नमेंट ने खुद उनको वो दी। लेकिन ये पूरा जो ऑफेंसिव तालिबान ने लॉन्च किया, यानी 1 मई से कल तक, 15 अगस्त। हाँ 15 अगस्त तक, तो उसमें यानी वो जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ब्लड शेड होगा और काफ़ी नुकसान होगा, प्रॉपर्टी का भी, ह्यूमन लाइफ्स का भी लॉस होगा, लेकिन वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आई। उसके पीछे भी तालिबान की एक स्ट्रेटेजी थी कि जिस सूबाई यानी दारुल हुकूमत में वो जो जाने से पहले, वहाँ पे तकरीबन 1 हफ्ते पहले वो जो गवर्नर या पुलिस चीफ के साथ उनकी बात होती थी, उनको वो कोशिश होती थी कि वो सरेंडर करने पे उसको राज़ी कर लें, और वही स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई। और काफ़ी आपके पास भी ये रिपोर्ट्स आई होंगी कि तालिबान ने बहुत जो बड़े बड़े सूबे हैं वहाँ पे ऐसा कोई फाइट हुई नहीं है, यानी ये जो और कल काबुल में भी capitulation नहीं है, हुआ। इसकी क्या तशरीह की जा रही है? अमरीकी मीडिया, चूंकि आप गैर मुल्की जरीदे से भी वाबस्ता हैं, इसकी कैसे तशरीह की जा रही है? 20 साल तक एक हुकूमत थी, उनके 2 टेन्योर्स, हामिद करजई के, दूसरा टेन्योर चल रहा था डॉक्टर अशरफ गनी के, 3 लाख से ज़्यादा नेशनल आर्मी थी, उसको ट्रेनिंग दी गई अमेरिका की जानिब से, भारत की जानिब से, और वो रेत की दीवार साबित हुई अफगान तालिबान की जानिब से। क्या इसकी तशरीह हो रही है? क्या ये बहुत बड़ा तबसरे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हाँ। है। यानी अमेरिकन असेसमेंट आपको भी पता है, वो शुरू में जब आई तो 6 मंथ का कह रहे थे कि 6 मंथ बिल्कुल, आप देखें ना, मई से 15 अगस्त में वो काबुल पहुंच गए। फिर काबुल के हवाले से वो कह रहे थे कि तकरीबन 1 महीना इनको लगेगा तो जी। काबुल को सिक्योर करने में और वहाँ पे दाखिल होने में या कब्जा करने में। लेकिन वो चीज़ें, वो तो फिर घंटों के हिसाब से चीज़ें हुई हैं। Exactly. और कल भी यानी आज तालिबान की कुछ सीनियर लोगों से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि हम कुछ दिनों तक डिले करना चाह रहे थे, कि हम वो सराउंडिंग में वो वहाँ पे बैठ जाएंगे, लेकिन काबुल के हिसार बना लेंगे, हाँ, हिसार काबुल का। बना लेंगे, लेकिन हम दाखिल नहीं होंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमारे जहन में ये बात कि जब अशरफ गनी यहाँ से फरार हो गए तो फिर हमें लगा कि ये ना हो कि पूरे शहर में लूट मार या कोई इस तरह की फिजा वो हो कि बदमाश वगैरह के चोर वगैरह वो निकल आए, और बस्ता बे के जो लोग होते हैं, नुक्से अमन वाले। एग्जैक्टली वो ना कर लें। तो इस वजह से हमारी मजबूरी बन गई कि हमें फिर जल्दी वो आना पड़ा और टेक ओवर करना पड़ा काबुल का। वेस्टर्न मीडिया में इस कैपिचुलेशन को किस तरह किया जा रहा है? साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस्तीफा मांगा है मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन का, और आज वो भी खिताब कर रहे हैं, और उनकी असेसमेंट तो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई जब उनसे एक खातून साफ़ी ने सवाल किया कि आपकी क्या असेसमेंट है अफगान तालिबान। उनको 75,000 के करीब अफगान तालिबान है, 3 लाख से ज़्यादा फ़ौज है, और वो नहीं समझते कि वो इन पे काबू पा लेंगे, लेकिन उनकी असेसमेंट बिल्कुल गलत साबित हुई। और सबसे आज इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएस का, तो उन्होंने आज इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर हम 1 साल 2 साल 5 साल तक भी अफगानिस्तान में मजीद रहते फिर भी ये सिचुएशन ठीक नहीं होनी थी। हम मजीद पैसे भी देते, ट्रेनिंग भी देते, असला भी देते, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं होनी थी। और बाइडन की असेसमेंट इतनी वो गलत भी थी नहीं, क्योंकि आप अगर नंबर वाइज देख लें तो तकरीबन 3-3.5 लाख तक अफगान आर्मी जी, और वेल ट्रेंड भी, क्योंकि अमेरिकन नेटो फोर्सेस ने खुद उनको ट्रेन भी किया था, और उसमें फिर स्पेशल फोर्सेस के तकरीबन 10 से 15-20 हज़ार के लोग थे, और उनकी अपनी फिजाया भी है जिसमें 200 के करीब उनके जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब चीज़ें हैं। तो वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तालिबान को डेफिनेटली टाइम लगेगा, यानी वो ये पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा करना है, स्पेशली काबुल पे। लेकिन आपने फिर देखा कि वो सिर्फ या फरार हो रहे थे या सरेंडर हो रहे थे। उनका एक इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर, और ये सब चीज़ें जो हैं वो अशरफ गनी, बल्कि अब तो अशरफ गनी के अपने करीबी लोग, यानी बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो उन्होंने खुद अपॉइंट किया था डिफेंस मिनिस्टर, कल उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि यानी लानत का वर्ड यूज़ किया है कि अशरफ गनी तुम्हारे ऊपर लानत हो, तुमने हमारे हाथ पीछे बांध दिया और खुद भाग गए। तो इस तरह के कमेंट्स वहाँ से आ रहे हैं। और फिर उमर जखीलवाल यहाँ पे एम्बेसडर भी रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, उन्होंने बहुत नुक्ताचीनी की, बल्कि 2 दिन पहले उन्होंने वो चीज़ें मेंशन की थी कि किस तरह नेपोटिज्म, करप्शन
और ख़ुद को एक लीडर, यानी सोशल मीडिया पे उनकी ज़्यादा तवज्जो थी, और वो अफगान मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया बाहर से लोग लाए हुए थे एग्जैक्टली, और अमर वही हुआ। सालेह और ये हमदुल्ला, और वो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे सदारती महल में बैठकर, और अब वो भी नजर नहीं आ रहे। अमला साले तो लोकल था, यानी वो बाहर, लेकिन मुहीब, फजली, ये सारे वो लोग थे जो बाहर से लेके आए थे, और अभी ये रिपोर्ट है कि वो भी उनके साथ भाग गए। अमरुल्लाह साले के बारे में ये रिपोर्ट आ रही है कि वो पंजशेर में है, अहमद शाह मसूद का जो बेटा है, तो उसके साथ वो, बल्कि आज एक तस्वीर भी उनकी शेयर हुई है कि वो बैठे वहीं पे बैठे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, अब दूसरा जो पहलू है कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट पाकिस्तान डेलीगेशन जो है अफगानिस्तान, ये जो साबिक शुमाली इत्तेहाद है, और इसमें नॉन पश्तून कोई भी नहीं है। ट्रेडिशनली यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की ज्यादा सपोर्ट होती है जो पश्तून रहनुमा, ये सारे नॉन पश्तून है, ताजिक हैं, हज़ारा हैं। और ये आप समझते हैं इससे मुज़ाकराती अमल में फ़ायदा होगा? क्योंकि एक राय ये भी है कि ये तो अब एक तरह से वैनक्विश्ड हैं और विक्टर्स जो हैं वो तालिबान हैं। अभी मुझे नहीं लग रहा, यानी आप अगर फैक्चुअली मुझसे पूछें या रियलिस्टिकली कि वहाँ पे तालिबान किसी कीमत पे भी किसी पावर शेयरिंग के लिए भी आप समझते हैं वो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है? लेकिन उनके जो सोहेल शाहीना बता रहे हैं और ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो कह रहे हैं हम तो इंक्लूसिव चलेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन आप समझते हैं पावर शेयरिंग में नहीं शामिल करेंगे? नहीं, पावर शेयरिंग में मुझे नहीं लग रहा, यानी ये और ये पाकिस्तान की तरफ से भी आज जो नेशनल सिक्योरिटी उस पर तो वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान तो कहते हैं कि तमाम जो धड़े हैं उनकी नुमाइंदगी और सियासी तस्फिये की तरफ बढ़े, इसका फौजी हल नहीं है। हाँ, सियासी पॉलिटिकल सेटलमेंट बिल्कुल वो है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट सबको एंगेज रखना चाहिए, और तालिबान हो सकता है कर भी लें इनको। अच्छा। लेकिन प्योरली उनकी ये कोशिश है कि उनकी अपनी हुकूमत होगी, और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है इस्लामी इमारत, वो इस्लामी इमारत कायम करना चाह रहे हैं। तो इस्लाम, यानी बहुत उस पर तालिबान पे कोशिश भी हुई है रीजनल कंट्री से भी, बल्कि पाकिस्तान से। शौकत प्राचा साहब भी हमें ज्वाइन कर लिया। शौकत प्राचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी प्राचा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। जी शौकत साहब बताइएगा, आप भी फॉरेन अफेयर्स को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो सूरत बनी, एहसान टीपू महसूद हमारे साथ मौजूद हैं, और अफगानिस्तान की मौजूदा जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी क्या राय, आप किस तरह देखते हैं कि मई में अफगान तालिबान की पेशकदमी शुरू होती है और कल 15 अगस्त को वो काबुल में एंटर हो जाते हैं, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती आप देख रहे हैं? डिफाइन क्या करना है? डिफाइन तो जो जमीनी हकायक हैं वो खुद ही डिफाइन कर रहे हैं, और जमीनी हकायक ये हैं कि तालिबान पहले नॉर्थ वेस्ट में गए जहां तालिबान की पहले मेजॉरिटी नहीं हुआ करती थी, पहले उन्होंने वो टेक ओवर किया और फिर वो कल काबुल में आ गए। जो ग्राउंड सिचुएशन है वही आने वाले हालात को अनफोल्ड कर रही है, और ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो दैट डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं है, वो चले गए, जो प्रेसिडेंट थे वो चले गए, और जो नॉन पश्तून जो लीडर हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं। तो ग्राउंड सिचुएशन यही है कि इस वक्त तालिबान जो है वो कब्जे में है, वो तोरखम बॉर्डर हो, वो चमन बॉर्डर हो, वो ताजिक बॉर्डर हो, वो उज़्बेक बॉर्डर हो, वो हिरात वाला इलाका हो। कमांडर इस्माइल को उन्होंने डिटेन किया था, फिर कमांडर इस्माइल भी आज सुने मशहद चले गए। तो अब तो तालिबान है, तालिबान वहां पर मौजूद है, तालिबान ही की हुकूमत बननी है। और आप शौकत किस तरह देखते हैं, तालिबान पहले भी हुक्मरान थे 9/11 से पहले, अब उनको 20 साल बाद एक तरह से उन्होंने अभी कब्जा किया, कंट्रोल किया, तो आने वाले दिनों में पता चलता है क्या अबूरी सेटअप बनता है, किस तरह हुकूमत साजी होती है। तर्ज अमल मुख्तलिफ लगता है अफगान तालिबान का, जैसे पहले आए थे और जैसे पहले उन्हें अहकामात जारी किए, खवातीन की तमाम को बेरोजगार कर दिया गया, और एक तरह से ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज कर दिया गया था। इस दफा उनका तर्ज अमल मुख्तलिफ है, माजी से हट के है। कह वो रहे हैं, मसलन उन्होंने मुतअद्दिद बयानात दिए हैं, और मेरे पास कोई ऐसी लॉजिक भी नहीं है कि मैं कहूं कि वो गलत कह रहे हैं या वो शायद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन देखे ना, वो जिस प्रिंसिपल को लेकर 20 साल आगे बढ़ते रहे, एक तो नंबर 1 अब उस प्रिंसिपल पर उन प्रिंसिपल्स पर अमल दरामद करने का वक्त आया। यानी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी कह रहे थे कि मादी की गलतियां हम नहीं दोहराएंगे जी। मादी की गलतियां क्या थी, ये जो आप सवाल, गलतियां अगर वो नहीं दोहराते, फर्ज किया, तो फिर आपके सवाल का यस कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। एक और भी बड़ा स्टार्क डिफरेंस है, पिछली बार सिर्फ 3 इस्लामी ममालिक ने उनको तस्लीम किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इस दफा रशिया ने अभी तक अपना मिशन नहीं निकाला वहां से।
चीन ने आज भी कहा कि हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और जो बहुत सारी मीटिंग्स हुई, मसलन 2 साल पहले दिसंबर में 12 रीजनल ममालिक का इजलास था, रशिया ने बुलाया था और तालिबान एज अ पॉलिटिकल एंटिटी गए थे। चीन के साथ बाकायदा तौर पर अभी थोड़े दिन पहले तालिबान का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर खुद होके आए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पाकिस्तान आए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए और बहुत सारे मुल्कों का उन्होंने दौरा किया। तो ग्राउंड वर्क जो 97-98 में जो नहीं बनाया था, इस बार उन्होंने गुज़श्ता 3-4 साल में बनाया है, अपना होमवर्क किया है। फिर सबसे बढ़ के जो मर्जी अभी स्टेट डिपार्टमेंट कहे या एंथनी ब्लिंकन कहें या दूसरे कोई कहें, इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स जिसने सबसे पहले तालिबान के साथ दोहा में एग्रीमेंट किया और एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उनको तस्लीम किया। आज पाकिस्तान ने तो उल्टा बड़ी अच्छी बात की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी बैठती है। ये मैसेज पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर से गया है, नंबर 1 कि तमाम एथनिक ग्रुप्स को वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। मीन जो ब्रॉड बेस्ड कॉन्सेप्ट पहले पाकिस्तान कहता था डॉक्टर अशरफ गनी को कि जी आप ब्रॉड बेस्ड एक सेटअप बनाएं जिसमें तालिबान भी हों, पश्तून एलिमेंट्स भी हों। आज वही बात पाकिस्तान तालिबान को समझा रहा है कि भाई जो कल का प्रिंसिपल अगर वो कल ठीक था तो वही प्रिंसिपल आज भी ठीक है कि एथनिक ग्रुप्स जो हैं उनको मार्जिनलाइज ना किया जाए। और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, मसलन हजारास के जो लीडर हैं उस्ताद मौके वो भी बैठे हुए हैं, ताजिक्स वाले वली महसूद वो भी बैठे हुए हैं, उज़्बेक्स जो है करीम कलीली साहब वो इधर बैठे हुए हैं। दूसरा जो पाकिस्तान ने आज मैसेज दिया कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, हम पाकिस्तानी बार बार कहते हैं कि हमारे मजहब इस्लाम ने तमाम हकूक जो इंसानी हकूक आज बात की जाती है 14 साल पहले उनको बाकायदा तौर पर खुतबा आखिरी खुतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लें, पूरा कुरान पाक जो है वो हकूक के बारे में है। तो तालिबान जो एक इस्लामिक मूवमेंट के तौर पर सामने आए, आज पाकिस्तान ने वही मैसेज दिया उनको कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हकूक है, उनका भी आज का मेरा ख्याल है जो मीटिंग्स का जो आउटकम में अगर मेरी ओपिनियन समझें तो इट वाज मोर एड्रेस टुवर्ड्स तालिबान कि वो सुने पाकिस्तान क्या कह रहा है और यही दुनिया कह रही है। इसलिए अगर रूस, चीन, पाकिस्तान ये एक फ्रेंडली ओवरचर्स दिखा रहे हैं बट उनको रियलाइज करवा रहे हैं कि आपकी ये भी जिम्मेदारी है, तो वो पुराने वाली आइसोलेशन मैं कतई नहीं समझता कि अब उनके लिए होगी। और आप ये समझते हैं टुवर्ड्स द एंड के जो अफगान तालिबान है दे वुड बी इन अ लिसनिंग मूड? आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान ने पहले डॉक्टर अशरफ गनी को भी कहा कि वो इंक्लूसिव अप्रोच अपनाएं, उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उसका खामियाजा निकला कि आज वो मुल्क से फरार हैं। तालिबान सुनेंगे इस बात को? वैसे तो हमें उनकी तारीख देखा जाए तो वो करते अपनी है, लेकिन उनको समझाना की कोशिश तो की जाती है। इस दफ़ा सुनने की मूड में लग रहे हैं। वो 3 रुकनी काउंसिल भी बनी है, अब्दुल्ला साहब, हामिद करजई साहब और गुलबदीन हिकमतयार साहब, उसको तो मुस्तरद कर दिया उन्होंने। देखिए ना, अब अहमद करजई साहब या डॉक्टर अब्दुल्ला चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, मैं अभी गुलबदीन हिकमतयार साहब की बात नहीं करता। ये जो 2 आदमी हैं ये किन के खिलाफ लड़ते रहे पूरे 20 साल में? अहमद करजई साहब 2 टर्म्स में रहे, वो किन के खिलाफ? इन्हीं के खिलाफ लड़ते रहे। और आज वो जंप इन करेंगे हम एक काउंसिल है और हम डिसाइड करेंगे, नहीं। मैं ना हामिद करजई, ना डॉक्टर अब्दुल्ला, ना तालिबान, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड रियलिटीज जो है वो डिटरमिन करेंगी कि आने वाला वक्त हुक्मरान कौन है, फैसले कौन करेगा। ये काउंसिलें तो हार चुकी हैं ना, ये जिनकी आप बात कर रहे हैं यही हारे हैं लोग। यही अमेरिकन पपेट्स थे, ये अमेरिकन के कंधे पे बैठे थे 20 साल। आज तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा जा रहा है कि 83 अरब डॉलर आपने अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाने पे लगाए और वो इतनी जल्दी रेत की दीवार साबित हुई। आज डेली मेल यूके का हेडलाइन पहला पेज पढ़े, वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अगर इस तरह से सरेंडर होना था तो जो हमारे फौजी वहां मारे गए वो किस कॉज के लिए मारे गए। आज तो दुनिया अपने लीडर से पूछ रही है, आज तालिबान से नहीं पूछ रही। जिन लोगों ने $2 ट्रिलियन अफगानिस्तान के नाम पे खर्च किए, आज तो उन एडमिनिस्ट्रेशन को, उन हुकूमतों को, उन हुक्मरानों को क्वेश्चन किया जा रहा है। अभी तालिबान से पूछने का वक्त नहीं आया, लेकिन प्रिसाइजली टू योर क्वेश्चन,
जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया है, जो एक शोर था कि पता नहीं खून खराबा होगा, जी। काबुल की गलियों में खून बहेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना जो फतह कर रहे थे मुख्तलिफ सूबों को या टेक ओवर कर रहे थे, लेट मी टेक टॉक दिस वे, कि जो टेक ओवर कर रहे थे ना तो उन्होंने को बुलेट चलाई, ना उन्होंने गोलियां मारी, ना उन्होंने मिसाइल मारे, ना उन्होंने रॉकेट मारे। और जो अंदर गवर्नर हाउस में, डिप्टी कमिश्नर हाउस में, कमिश्नर हाउस में जो भी उनका सेटअप है वो बैठे हुए थे, ना उन्होंने आगे से कोई रेजिस्ट की। तो ये जो एक स्पिरिट बनी है, 3 साल पहले एक ईद पे एक सीज फायर का ऐलान हुआ था, डॉक्टर अशरफ गनी ने ऐलान किया था, तालिबान ने रिस्पॉन्ड किया था, और उस दिन हमने देखा यही तालिबान काबिल की गलियों में उन आम अफगानियों को गले लगा रहे थे, या जो फंक्शनरीज थे वो तालिबान को गले लगा रहे थे। तो एग्जाम्पल्स पड़ी हैं। पढ़िए, मैं आपकी तरह से टीपू से भी इसका कमेंट है। टीपू, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि जो जैसे अच्छे अंदाज में अहाता किया शौकत पराचा साहब ने कि पाकिस्तान ने तो आज भी कहा है और वही तालिबान से भी इम्प्रेस अपॉन कर रहे हैं और तमाम धड़ों से जो शुमाली इत्तेहाद के साबिक यहाँ पर वक्त मौजूद है कि आपस में बातचीत करें, सियासी तस्वीर की तरफ बढ़े। अशरफ गनी साहब ने तो इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तालिबान सुनेंगे इस बात को और आप समझते हैं पावर शेयरिंग में हिस्सा देंगे? यानी मुझे यानी तालिबान के यानी यहाँ पे भी उन्होंने ये चीज़ें कन्वे की हैं। तालिबान के सीनियर डेलीगेशन जब भी पाकिस्तान आए, अब डिफरेंट सिचुएशन है, नाउ दे आर कंट्रोलिंग काबुल। और अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है, पहले तो उस पे कब्जा करना था, अब तो कब्जा किया, इसको चलाना भी है मुल्क को। एग्जैक्टली तो वो तो पहले भी जब आए थे तो वो कह रहे थे कि हम तो चला रहे थे, लेकिन अमेरिकन बीच में आके उन्होंने हमसे हमारी हुकूमत छीन ली। एक पॉलिटिकल आइसोलेशन का भी शिकार थे, संजीव ममालिक ने माना था ना उनको। तो और तो यही एग्जैक्टली तो वहाँ पे अब तालिबान ने यहाँ पे भी ये चीज़ कन्वे की है। बल्कि अभी रिसेंटली जो एक इन कैमरा वो ब्रीफिंग हुई तो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि तालिबान तो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट तो थी ही हमारी, यानी ये तो अमेरिका ने आके हमसे ये गवर्नमेंट छीनी थी। आमिद करदई, अशरफ गनी, वो तो हमेशा से उनको पपेट या उसको काबुल रिजीम के नाम से वो याद करते थे। उनको तो कभी तालिबान ने यानी उस एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट माना ही नहीं है। तो तालिबान का मूड ये, और स्पेशली काबुल के बाद जब काबुल पे कब्जा उनका हो गया तो अभी तो और भी उनका मूड एक फातिहाना अंदाज में वो अब ये क्लेम कर रहे हैं कि, बल्कि आज उनके कुछ बड़े कुछ हैं सीनियर लोग, उनके मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, तो वो कह रहे थे कि कल हम काबुल में जो सदारती महल है वहाँ पे जमहूरियत का हम वो पढ़ेंगे, जनाजा पढ़ेंगे। हाँ, तो इस तरह की वो एक है फातिहाना मूड में। तो अभी पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट्स हो रही हैं ये, और ये चीज़ अमेरिकन के साथ भी कि पाकिस्तान चाह रहा है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो और इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, लेकिन अभी जो ग्राउंड रियलिटीज है वो डिसाइड करेगी कि क्या बैठता है। एहसान टीपू महसूस, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अफगानिस्तान की फ्लूइड सिचुएशन आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या सूरत हाल रुख इख्तियार करती है। बारकफ बैन-अक़वामी कोशिशें भी जारी हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया। आज एक और अहम इशू पे भी मैं ज़रूर गुफ्तगू करना चाहूँगा और वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, यकसा निसाब तालीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये विज़न रहा है कि पाकिस्तान में एक निसाब होना चाहिए, यानी कि स्कूल, मदारिस, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल के तमाम जो तलबा हैं वो एक ही निसाब पढ़ें, एक ही सिलेबस पढ़ें। आज उसका फॉर्मली इजरा किया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुल्क से तबकाती जो फ़र्क है या कशमकश है उसके ख़ात्मे में यकसा निसाब तालीम एक अहम संगीवील साबित होगा। और जब मुख्तलिफ क्लास सिस्टम जिससे बन जाता है कि ये इंग्लिश मीडियम है, ये उर्दू मीडियम है, ये मदरसे का पढ़ा लिखा है, तो उससे फिर जब तबकाती फ़र्क भी जन्म लेता है और क्लास सिस्टम बनता है, एक नेशन नहीं बन सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश की गई और क्लास यकम से 5वीं तक एक निसाब तालीम मुतारफ़ कराया गया है। उसके अलावा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के हवाले से, सीरत-उन-नबी के हवाले से 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात को पढ़ाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। एज़ ए मुस्लिम हमारा तो ईमान ही नहीं मुकम्मल होता जब तक हम ख़त्म नबूवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर पर ईमान ना लाएँ और उस पर अमल पैरा ना हो। उसकी तालीमात भी दी जाएंगी, जो मैं समझता हूँ बड़ा अहसन इक़दाम है। अब असल चीज़ है इस पर अमलदारी। हमने देखा कि पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, गिलगित बल्तिस्तान ने, बलूचिस्तान ने इस पर अमल दरामद किया है। सिंध की जानिब से अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कोशिश यही की जा रही है कि वहाँ पर भी यकसा निसाब तालीम जो है उसका वो राइज हो जाए, नाफिज हो जाए, तो उससे फिर एक कौम बनने में यकीनन पेशरफ्त होगी। इस पे हम आने वाले दिनों में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम इशू है, वेरी सेंसिटिव टू द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान। प्रोग्राम दस्तक में आज की गुफ्तगू आपको कैसे लगी? अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे, सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।